नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है उसके लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से क्या सीरीज चल पाएगी। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अपना हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने जस्ट इससे पहले बात की थी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, तो आप देख सकते हैं इससे पहले हम लोगों ने क्या हिस्ट्री के जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा है वो क्या इस वीडियो को देख लेगा। और चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे के जो हम लोगों ने क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं उसको हम लोग अभी करते हैं। तो फटाफट से हम लोग क्या जो लास्ट क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं। देख सकते हैं हम लोगों ने क्या लगभग 25 से ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी उस दिन। तो चलिए अभी हम लोग क्या आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में विचार करना है आपको। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थान, तो इनमें से कौन कौन से सही हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण, आगे आप विकल्प भी देख सकते हैं, कौन सा सही सुमेल है बताना है। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये क्या हमारे अजंता में पाई जाती है क्या, तो आपको ये बताना है। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु की बराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे क्षुब्ध सागरों से उबारते हुए दर्शा रहे हैं। तो क्या हमारे ये माउंट आबू में है क्या। विशाल गोलाश्रमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपश्चर्या और गंगा अवतरण, क्या हमारा मामल्लपुरम में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि जो हमारा 1 है और 3 जो हमारा सही हो जाता है। यानी कि बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण का भव्य दिव्य एक तरीके से जो मूर्तियाँ हैं वो हमारी अजंता में पाई जाती हैं। और वहीं जो हमारा अर्जुन के तपश्चर्या या फिर गंगा अवतरण है वो हमारा मामल्लपुरम में है। परंतु हमारे जो एक विष्णु की जो बराह अवतार की मूर्ति है वो हमारा माउंट आबू में नहीं है। तो वो हमारी कहाँ पे पाई जाती है, वो हमारी पाई जाती है जो हमारा उदयगिरी है। उदयगिरी की एक तरीके से उदयगिरी की जो मतलब कि उदयगिरी की जो कहते हैं कि क्या नाम उसका पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं। तो हमारा दूसरा वाला गलत हो जाता है, बाकी का हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गदर। आप लोग जानते हो गदर काफ़ी एक तरीके से इम्पोर्टेंट आंदोलन था और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया। भारतीयों का क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारा पहला वाला ही सही है कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका क्या जो मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में था। यह एक राष्ट्रीय संगठन जो सिंगापुर में था। सिंगापुर में तो हमारी पंचलाइट इन्फेंट्री थी, तो यानी कि दूसरा गलत हो जाता है। यह उग्रवादी संगठन जिसका प्राथमिक कार्यालय बर्लिन में था, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और अगला था भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करना है, में से कौन सा सही सुमेल है। यानी कि नृत्य बोल दिया गया है और आपको उसका जगह बता दी गई है, पूछा गया है कौन कौन से सही हैं। तो मोहिनीअट्टम आप लोग जानते हैं उड़ीसा का नहीं है, कहीं ना कहीं क्या हमारा, एक मिनट, तो मोहिनीअट्टम हमारा उड़ीसा का नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाता है हमारा दूसरा। गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का, बिल्कुल सही बात है। मोहिनीअट्टम क्या हमारा केरल का है कहीं ना कहीं। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या है जो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग क्या है एक तरीके से देख सकते हैं, भारत में क्या 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से क्या गरबा है, यक्षगान, या फिर जो मोहिनीअट्टम है, या फिर हमारा कथक है, कथकली है, ये सब क्या है एक तरीके से हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। तो क्या बीजक हमारा दादू दयाल का है या फिर क्या कबीर का है, तो आप समझ सकते हैं पहला गलत हो जाता है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ा सा, जो हमारा पुष्टि मार्ग था उसके संस्थापक कौन थे, वल्लभाचार्य थे, ना कि माधवाचार्य थे। और जो बीजक था, बीजक को मैंने क्या बताया आपको, जो बीजक थे ने दादू दयाल ने नहीं बल्कि किसने किया था, जो कबीर की शिक्षाएं थी वो मैंने आपको बता दिया। भारत में बौद्ध इतिहास की परंपरा और संस्कृति के संबंध में आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विख्यात तीर्थ स्थल और अवस्थित, क्या टाबू मठ और मंदिर संकुल क्या हमारा स्पीति घाटी में है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि टाबू मठ हमारा स्पीति घाटी में है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है लाहौत्सव लखांग मंदिर नाकोग्या जास्कर घाटी में है, तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाता है।
अल्वी मंदिर संकुल का हमारा लद्दाख में है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा, और दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके से गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या निम्नलिखित पे विचार करना है फिर से कि मंगनियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय क्या होता है। तो मंगनियार होता है एक हमारा, एक होता है एक और भी होता है एक तरीके से नृत्य से संबंधित है ये। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है। पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है क्या। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपराओं के लिए विख्यात है। तो मैंने आपको जस्ट पहले बताया नृत्य से संबंधित है, यानी कि कहीं ना कहीं संगीत परंपराओं से संबंधित भी हो जाएगा। भारतीय एक तरीके से दक्षिण भारत में अपनी शास्त्रीय गायन संचार के लिए, तो गलत हो जाता है। मध्य भारत में पिच्चिकारी क्या होता है परंपरा होती है, उसके बारे में पूछ रहा है, तो गलत हो जाता है हमारा। महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। 1958 में जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने एक उद्घोषणा की थी, उसका उद्देश्य क्या था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। तो क्या इसका यही मतलब था। तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कह दिया था कि कोई भी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करना, ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसके बाद में क्या बाद में हटा करके उसको वाइसराय को शामिल कर दिया गया। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमित करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमित करने के लिए तो 1973 में ही 1773 में ही कानून आ चुका था। तो यानी कि कंपनी के व्यापार को नियमित करने के लिए नहीं था, एक तरीके से शासन पे जोर बढ़ाना था। तो राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा 3 वाला था वो गलत था, 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है। कौन सा पारंपरिक साड़ी या फिर वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कांचीपुरम तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा ही विख्यात है। करनाल भी है, वैसे चंदेरी की साड़ियाँ भी होती हैं हमारी, जहाँ चंदेरी की साड़ियाँ, परंतु करनाल नहीं होता है। 1 मिनट। तो मैंने क्या बताया आपको, चंदेरी की एक तरीके से विख्यात है, पर करनाल नहीं है, और भद्राचल नहीं भी है, भद्राचलम भी नहीं है हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फतेहपुर सीकरी। तो आप लोग जानते हैं कि जो अकबर था उसके टाइम में ही बनाया गया था। राजा के परिवारों को इस्तेमाल करने के लिए मस्जिद नहीं है। अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष भी नहीं था, निजी तो बिल्कुल नहीं था, पर अकबर ने बनवाया था यह भवन, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान एक साथ अकबर से चर्चा करते थे। तो वो हमारा एक तरीके से फतेहपुर सीकरी ना होकर के क्या था हमारा, वो हमारा एक तरीके से क्या कहते हैं उसका नाम था, वो कहीं ना कहीं सुलह कुल की तरह कुछ था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हमारा क्या है कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म के कुलीन जन धार्मिक बातों के लिए विचार विमर्श या फिर विचारार्थ जमा होते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। तो फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था एक तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कदम में विचार करना है। रोलेट अधिनियम से सोडिनी क्या लिखा, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पे था। तो सेडिशन जो कमेटी थी तो उसी की सिफारिश पे था, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर रोलेट एक्ट आया था। और रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूलिंग को उपयोग करने के प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट एक्ट के साथ साथ हुए, तो ये हमारा तीसरा वाला गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में भारतीय उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक कौन थे। तो भारतीय उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे हमारे। तो आप लोगों को जो पता होगा दादा भाई नौरोजी की क्या है अनवेटेड रूल इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 20 रुपये जो भारत की एक तरीके से राष्ट्रीय आय कोष में इन्होंने ही निकाला था। तो दादा भाई नौरोजी तो हमारे हैं। आरसी दत्त ने भी एक तरीके से प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के तरीके से बुक निकाली थी। जी सुब्रमण्यम अय्यर भी हमारे इसमें शामिल हैं। तो 1 2 3 3 के तीनों सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर विचार करना है। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्करण और करों के अपवंचन की वकालत की। तो यानी कि यहाँ क्या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसका ये गलत हो जाता है हमारा। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकता स्थापित करना चाहती थी, अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, तो ये भी हमारा गलत है। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसमें से कोई भी नहीं, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसके बारे में हम लोग चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो जो हमारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी एक तरीके से 1934 में स्थापित की गई थी और कांग्रेस के भीतर ही थी। और उसमें क्या प्रमुख एक तरीके से जो डॉक्टर संपूर्णानंद थे उनकी अध्यक्षता में मुंबई में एक तरीके से प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू की जो सोशलिस्ट पार्टी मतलब कि इसको जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से समर्थन प्राप्त था और ये अपने समाजवादी मूल्यों के लिए जानी जाती थी, ना कि अधिनायकतावादी स्थापना के लिए। तो यहाँ पे आप इतना देख सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र कितने सही सम्मिलित हैं। चंपक क्या हमारा मध्य भारत का था, तो गलत हो जाता हमारा। दुर्रार जम्मू का है, बिल्कुल सही है। और क्या लिखा है, कुलूत जो हमारा मालाबार का, तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो हमारा दुरूर था कहाँ का था, हमारा जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल सही है। चंपक आप कहाँ का, मध्य भारत का, तो देखने में ही लग रहा नहीं होगा कहाँ का होगा हमारा, जम्मू जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का है। और जो कुल्लूत है हमारा, वो भी हमारा हिमाचल प्रदेश का ही है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारतीय निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो हम लोगों ने अभी इससे पहले जो कल या परसों जो वीडियो लिए थे उसमें भी देखा था। तो जो कौशल और मगध जो हमारा है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, परंतु गंधार और अवंती हमारा नहीं है। निम्नलिखित पर विचार करना है। बाबर के आगमन यानी बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ था। उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग शुरू हुआ, तो बारूद का उपयोग उससे पहले ही हो गया था, इससे पहले नहीं, मतलब कि बाबर का जो एक तरीके से कहते हैं बाबर के भारत के आने के फलस्वरूप क्या हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनने की शुरुआत हुई, तो ये भी हमारा गलत है। इस क्षेत्र में तैमूरी या फिर तैमूरचीर वंश की स्थापना जो थी बाबर ने की थी, परंतु बारूद का इस्तेमाल या फिर जो भी मेहराब वगैरह है ये अलग तरीके का, मतलब कि इससे पहले ही शायद आ चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 3। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने के दायित्व किया, और इसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवी या फिर देवता की है। तो जो हमारा हरिहर प्रथम है उसके बारे में बात की जाती है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान का संगठन किया। तो तंजौर के तट पर क्वेश्चन किया था, सी राजगोपालाचारी थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनी बेसेंट थी, ना कि सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो थी भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष थी, और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, उसके बाद में दूसरे नंबर पर सरोजनी नायडू होंगी भारत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, तो बिल्कुल सही है, और पहला हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ पे बोल देता भारतीय मूल की, मतलब कि जो बल्कि कहते हैं कि भारतीय महिला कौन थी, तो भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू थी, परंतु प्रथम महिला नहीं थी। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है, कितने सही हैं। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, तो बिल्कुल सही बात है। इसने भारतीय न्यायाधीशों की शक्ति का विस्तार किया, गलत है। ICS के में और अधिक भर्तियों के लिए उपलब्ध कराना, तो गलत है हमारा। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था। तो आपको एक तरीके से इसमें याद करना है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ। अब वैसे डेट आप याद करेंगे थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो अनुमान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा कि कौन पहले आया होगा, कौन सा बाद में आया होगा, तभी आप आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुर स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित कहते हैं बराह की मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले हमारा धौली स्थित शैलकृत हाथी का जो मंदिर है उसका निर्माण पहले हुआ था। अगर इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो हमारा जो एक तरीके से क्या नाम महाबलीपुरम है, जो लगभग क्या है 7वीं शताब्दी का, थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। महाबलीपुरम लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास में है। वही जो हमारा एक तरीके से कहते हैं उदयगिरी है, या फिर जो भी हमारा आता है उदयगिरी के वराह की जो मूर्ति है वो हमारा कब का हो जाएगा, लगभग क्या कहते हैं जो बौद्ध और जैन है उसके टाइम के पीरियड का, यानी कि ये भी हमारा लगभग 6वीं या फिर 7वीं के आसपास का ही है। तो जो हमारा 6वीं के आसपास में मान सकते हैं आप लोग। और जो धौली स्थित शैलकृत हाथी गुफाएं हैं, जो धौली में स्थित क्या कहा मैंने, हाथी की गुफाएं हैं, जो 2री से 3री ईसा पूर्व में, यानी कि 2री से 3री ईसा पूर्व की आसपास में है। तो यानी कि लगभग क्या है 800 से 900 साल पहले की सभी से है। और जो हमारा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है ये भी 11वीं शताब्दी के आसपास का है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक तरीके से क्या कहते हैं, जो स्वदेशी आंदोलन था उसको लेकर हुआ था। नरम दल वाले कहते थे कि केवल मतलब कि निश्चित एक जगह पर ही किया जाना चाहिए, यानी कि बंगाल तक ही सीमित हो। गरम दल वाले कहते थे पूरे भारत तक कि आप शामिल कीजिए इसको, तो इसीलिए इनका विभाजन हो गया था। लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक तरीके से ज्वाइन हो गए थे। सूरत में अलग हुए, लखनऊ में ज्वाइन हो गए थे 1907 से 1916 तक। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व था? तो आपको बताना है सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व कौन सा था। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो ऐसा मतलब कि बहुत ही कम था कि अत्यंत मतलब कि केंद्रीकृत सशक्त संस्था हो और जो प्रांत हो बहुत ही दुर्बल हो। और भूमि के नियंत्रण तथा क्या कहते हैं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तो ये हमारा सही था। सामान्य तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध बनाना। तो यानी कि एक गलत है, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। कलमकारी देखते होंगे आप, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है, यानी कि किसको रेफर करती है? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि सूती कपड़ा था उस पर हाथ से की गई चित्रकारी को हम कहते हैं कलमकारी चित्रकारी। पूर्वोत्तर में बॉक्स से हाथ किया हुआ मतलब कि चित्रांकन गलत है, हिमाचल का भी नहीं है। जो उत्तर भारतीय मतलब कि उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्रों से संबंधित भी नहीं है। भारतीय बल्कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो शुंग वंश के संस्थापक की मलवाग्नि मित्रम जो है एक तरीके से मलवाग्नि मित्रम में ही क्या जो प्रेम कहानी है उसके बारे में बात की गई है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के कराधान व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा बात कथन सही कहा गया है? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत थी। बिल्कुल सही बात है। कारखानों को या फिर के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो बिल्कुल सही है, 1, 2 हमारा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सितर एक ईश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो बिल्कुल सही बात है, जो तमिल क्षेत्र के जो सिद्ध थे यानी कि वो तमिल पूजा मतलब कि एक तरीके से एक ईश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति व्यवस्था का एक तरीके से अस्वीकार करते थे। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। 1 और 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन बंजारे कौन थे? तो बंजारे आप लोग जानते होंगे एक तरीके से व्यापारी जो थे उन्हें बंजारे कहा जाता था। योद्धा नहीं थे, कृषक नहीं थे, बुनकर भी नहीं थे, क्योंकि यह एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहाँ व्यापार करना, वहाँ से उड़ जाना, फिर दूसरे स्थान पर जाना, वहाँ व्यापार करना, फिर से दूसरे स्थान पर जाना, वहाँ व्यापार करना, फिर से दूसरे स्थान पर जाना, वहाँ व्यापार करना, इसलिए इन्हें क्या कहता था? व्यापारी कहा जाता था। और आज का हमारे क्या लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सम्राट अशोक के राज्याधीशों का सबसे पहले कूटन यानी कि जो डिसाइफर है उसको किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप आप लोग ने पढ़ा भी होगा, यानी कि आप अपने अगर लूसेंट भी पढ़िए तो वहाँ पे भी सबसे पहले नाम इनका ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि जेम्स जो प्रिंसेप थे उन्होंने ही एक तरीके से कूटन किया था, विकूटन किया था। तो कौन है? हमारे जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के जो राज्याधीशों का सबसे पहले कूटन किया था। जॉर्ज बुलर नहीं है, मैक्स मुलर भी नहीं है, जेम्स विलियम जोन्स भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या आज के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाकी आप लोग अपने सजेशन भी देते रहेंगे। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।